बहुत ही ब्यूटीफुली, अगर आप इतने पॉइंट्स लिख देते हो ना, बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर क्रिएट होगा और टीचर चाह कर भी आपके मार्क्स कट नहीं कर सकते। पूरा आपको इसी तरह से आंसर को फ्रेम करना है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइप ऑफ आंसर यू कैन फ्रेम। तो आगे चलकर वो सारे मटेरियल कभी कहीं पर स्टोर ही नहीं हो पाएंगे। स्टोर नहीं हो पाएंगे तो किसी भी तरह की प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनो मुनूस। तो आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का वन शॉट आप आई होप आप ऑलरेडी देख चुके हो। अगर नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के साथ उसका लिंक भी मेंशन करवा दूंगी। आप लोग प्लीज जाके सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट का वन शॉट देख लेना। और आज हम करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस सॉल्व। जितने भी क्वेश्चंस है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव सेशन। इस सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, शुरुआत से लेकर एंड तक आपको ये सेशन देखना है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और यहाँ पे मैं शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस जब आए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ये चैप्टर का वन शॉट लगभग 1 से 1.5 महीने पहले आ चुका था चैनल पर। अगर आपने देखा है तो आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा, जिससे बायोलॉजी आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। और अगर आपने नहीं देखा था वन शॉट तो इस क्लास से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग पहले वन शॉट देख लो और उसके बाद वापस आना यहाँ के क्वेश्चंस करने के लिए। और हाँ, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाते जाऊंगी, आपको क्या करना है, अपने नोट्स निकाल लो, अपना पेन निकाल लो, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाइए। एंड आई एम सेइंग यू 100% अश्योरेंस के साथ कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे इस चैप्टर में से। और फिर जब आप अच्छे तरीके से इस क्लास के दौरान नोट्स बना रहे होगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलो, पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही है और इसमें लॉन्ग आंसर जैसा कुछ हो सकता भी नहीं है, एनी हाउ, राइट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कौन से ईयर में उन्होंने डिस्कवर किया था? 1665 में। तो यहां लिख लीजिए, द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in 1665। उन्होंने क्या किया था? कॉर्क के स्लाइसेस को एग्जामिन किया था अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में, और उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल टाइनी हॉलो स्पेसेस देखे थे। और उन्होंने उन टाइनी हॉलो स्पेसेस को कंपार्टमेंट का नाम दिया था कि हनीकॉम्ब के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, आप लोगों ने देखा है इस तरीके का होता है, वो बिल्कुल ही ज्योमेट्रिकल शेप में, इस तरह से, है ना, इस तरह से होता है। तो इस तरह उन्हें कॉर्क के स्लाइसेस में ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे थे। तो ये भी हम लोग अच्छे तरीके से इसे प्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को। ही examined the slices of cork under a self-made microscope and saw multiple hollow spaces that he remarked looked like a compartment of a honeycomb. Looked like a compartment of honeycomb.
डन। बहुत ही सिंपल सा आंसर था इसका। नाउ उन्होंने इन छोटे छोटे स्पेसेस को यानी कि सेल को स्मॉल रूम बोला था। ही टर्म दीज स्पेसेस एज सेल। सेल का मतलब होता है छोटा सा रूम। सेल हम किसको कहते हैं? छोटे से रूम को कहते हैं। ठीक है, लैटिन में इसका सेल का यही मतलब है। तो यहां पर लिखो ही टर्म them as cell, meaning small room in Latin। बहुत ही ब्यूटिफुली अगर आप इतने पॉइंट्स लिख देते हो ना, बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर क्रिएट होगा और टीचर चाह कर भी आपके मार्क्स कट नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग आ जाते हैं। Why is the cell called the structural and functional unit of life? सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? सबसे पहली बात तो यही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में वो सब सेल्स के बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सब सेल से बना हुआ है। और अगर सेल से बना हुआ है कोई स्ट्रक्चर तो वो बेसिक यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो बेसिक यूनिट। उसके बाद हर एक सेल, हर एक लिविंग सेल के पास कैपेसिटी होती है कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने की, जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कि मान लो कुछ पैनक्रियास के जो सेल्स हैं उनका काम है हार्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज करना। स्मॉल इंटेस्टाइन या लिवर के सेल्स का काम भी क्या है? हार्मोन्स एंड एंजाइम्स रिलीज करना। हमारे बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनका काम है किसी भी अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस को किल करना, किसी फॉरेन पार्टिकल को, या फिर किसी भी बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस कर देना। तो इसी वजह से हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो लिख लेंगे इसे। All living organisms are made up of cells. Are made up of cells. This shows that the cell is the structural unit of life. तो यही तो पूछ रहा है ना, इसको नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, फटाफट से मैं सारे पॉइंट्स तुम लोगों को बता देती हूँ। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions, और वो functions क्या है? Characteristics है all living forms का, that are characteristics of all living forms। Done। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग आ जाते हैं। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? डिस्कस। ये शॉर्ट आंसर में है बट इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके ही लिखेंगे। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। CO2 क्या है? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। तो हर तरह का जो गैस होता है ना वो डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट करता है। तो CO2 मूव्स बाय डिफ्यूजन। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये पहली बात तो हमारी बॉडी में जब CO2 प्रोड्यूस होता है तो वो एज अ वेस्ट गैस प्रोड्यूस होता है, और हर एक वेस्ट गैस अक्यूमुलेट होती है हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में, जबकि बाहर का एक्सटर्नल
सराउंडिंग का जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, हमारे हवा में जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, लो है। इस डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन का यही तो मतलब होता है कि नहीं। नाउ H2O यानी कि वाटर डिफ्यूज होती है ऑस्मोसिस के थ्रू बाय सेल मेम्ब्रेन, और वाटर का जो ऑस्मोसिस के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, बट थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जब तक इक्विलिब्रियम रीच ना कर जाए। यही डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। नॉर्मल बच्चे क्या लिखेंगे कि CO2 का इन एंड आउट मूवमेंट हो रहा है बाय डिफ्यूजन, वाटर का इन एंड आउट मूवमेंट हो रहा है बाय ऑस्मोसिस। लेकिन SNF के बच्चे क्या लिखेंगे कि कैसे CO2 का मूवमेंट डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, इससे मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और लिख भी देती हूँ शॉर्ट तरीके से ही, आपको इनके आंसर्स को अच्छे तरीके से फ्रेम करना है। तो सबसे पहले लिखो CO2 moves by diffusion, यहाँ पे H2O का करेंगे। और CO2 क्या है बच्चों, ये क्या है, वेस्ट गैस है, गैसेस है, जो गैसेस भी नहीं लिख सकते ना इसको, तो हम अच्छा तो हम गैस ही लिखेंगे। ये वेस्ट गैस हमारे बॉडी के सेल्स में प्रोड्यूस होती है हाई कॉन्सेंट्रेशन में। कैसे, हाई कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, और CO2 हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एयर में प्रेजेंट होती है लो कॉन्सेंट्रेशन में, लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। नाउ अब हम बात करेंगे वाटर के बारे में। H2O कैसे बॉडी में डिफ्यूज कर रही है, हमारे बॉडी में डिफ्यूजेस बाय ऑस्मोसिस। और क्या है ऑस्मोसिस का मतलब, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर concentration to region of lower concentration to selectively permeable membrane। तो ये हो गया आपका आंसर। आपको कुछ नहीं करना, आपको इन पूरे आंसर को प्रॉपर लैंग्वेज में फ्रेम करके लिखना है। बहुत सारी चीजें तो मैंने लिख ही दी है। चलो अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। Why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम selectively permeable membrane क्यों बोलते हैं? किसी भी तरह के selectively permeable membrane की खासियत क्या होती है, या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बताओ? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो अलाउ करता है या परमिट देता है टू एंटर और टू गेट एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को एंट्री देंगे या एग्जिट करने देंगे या नहीं देंगे, एंड बाकी के सब्सटेंसेस को वो प्रिवेंट करते हैं। दे प्रिवेंट अदर सब्सटेंसेस टू मूव थ्रू इट, hence it is called a selectively permeable membrane। इसे मैं प्रॉपर तुम लोगों को लिखकर बताती हूँ कि कैसे तुम्हें लिखना है। लिखो, the plasma
The plasma membrane allows or permits or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell, and prevents the movement of some other materials through it. Hence it is called a selectively permeable membrane. Permeable. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, can you name the 2 organelles we have studied that contain their own genetic material? 2 ऑर्गेनल बताने हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हो, और उन ऑर्गेनल्स का अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है. व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक मटेरियल? डीएनए और आरएनए. यानी कि डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों अपना खुद का किस ऑर्गेनल के पास होता है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है. तो चलो इसका आंसर हम लिखते हैं. जो ऑर्गेनल्स अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं, दे आर नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. प्लास्टिड जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया जो हर एक तरह के सेल में पाया जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प कराते हैं, सेल की रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में, वाइल प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि प्लास्टिड्स कंटेन करते हैं पिगमेंट जो क्लोरोफिल वगैरह है. ठीक है, तो लिखो 2 organelles that contain their own genetic material are mitochondria and plastids. Mitochondria helps in cellular respiration, or you can write mitochondria help in the respiration of cell while plastids are responsible for the process of photosynthesis. ठीक है, क्लियर है. अगले क्वेश्चन पर हम लोग चले. यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा. If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? अगर किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन हो, किसी भी रीजन के वजह से सेल ऑर्गेनल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेल का फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो क्या होगा? देखो, एक सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. सेल का प्रॉपर फंक्शनिंग वो
कराते हैं, क्योंकि हर एक सेल ऑर्गेनल का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब अगर किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से कोई भी सेल ऑर्गेनल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो सेल के अंदर कुछ बेसिक फंक्शंस, जैसे कि मान लो फोटोसिंथेसिस है या फिर रेस्पिरेशन है या न्यूट्रिशन है, ये हो सकता है कि डिसरप्ट हो जाए, ना हो पाए। तो इट विल रिजल्ट इन स्टॉपिंग ऑफ ऑल लाइफ एक्टिविटीज इन द सेल। इसके वजह से क्या होगा, सेल की सारी लाइफ एक्टिविटीज बंद हो जाएगी। ठीक है, अब सेल हो गया है डैमेज, सेल हो गया है डैमेज, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या होगा ना, आपको पता होगा एक सेल ऑर्गेनल जिसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, है ना। तो वो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल यानी कि लाइसोसोम खुद को बर्स्ट कर लेगा एंड उसके जो एंजाइम्स है, हाइलुरोनिक एंजाइम्स, ठीक है, वो डाइजेस्ट कर देंगे पूरे के पूरे सेल्स को, और उस सेल्स का नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि खराब सेल होने के वजह से, खराब सेल होने से अच्छा है कि वो सेल रहे ही ना। ठीक है, तो लिखेंगे, अच्छा नॉर्मल बच्चे क्या लिखेंगे कि लाइसोसोम विल बर्स्ट एंड ऑल द एंड दोस काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयड सेल्स विल गेट डाइजेस्टेड। लेकिन हम क्या लिखेंगे, एसएनएफ के बच्चे क्या लिखेंगे कि क्यों सेल ऑर्गेनल्स का होना जरूरी है, अगर वो नहीं होते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो क्या असर पड़ेगा, और फिर अगर ये चीज हो चुकी है तब जाके लाइसोसोम के होने का हम लोग मेंशन करेंगे। तो यही डिफरेंस होता है एक ब्राइट स्टूडेंट में और एक एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट में। तो लिखो अच्छे से, इसका आंसर लिखो। सेल ऑर्गेनल्स है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर functioning of the cell, cellular organization and proper functioning of the cell। क्यों, क्योंकि हर एक सेल ऑर्गेनल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस या फिर न्यूट्रिशन एटसेट्रा एटसेट्रा। डन, ठीक है। अब क्या होगा, अगर किसी भी बाय फोर्स और बाय एनीथिंग सेल ऑर्गेनल डिस्ट्रॉय हो गया है, ये जो सेल ऑर्गेनल है इफ डिस्ट्रॉयड तो क्या होगा, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया है तो क्या होगा, सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस, सेल विल not be able to perform basic functions। ठीक है, and it will result in stopping all activities of the cell। तो क्या हो जाएगा फिर, stop all activities of the cell, stop all the activities of the cell। अब हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं, ड्यू टू डैमेज इन द सेल क्या करेंगे, लाइसोसोम बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट सच cells। Lysosome bursts and their enzymes digest such cells। डन है।
क्लियर हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन किस तरह से आपको फ्रेम करना है। पहले आपको क्या लिखना है कि क्यों सेल का ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों सेल के ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है उनका, क्या फंक्शन है, इन केस अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या हो जाएगा सेल में, और फिर तुम लिखोगे कि डिस्ट्रॉय होने के बाद किस तरीके से वो उस चीज से ओवरकम कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग। अब इतना तो आपको पता है कि लाइसोसोम ही क्या करा रहे हैं, सेल का डाइजेशन कर दे रहे हैं, यानी सेल को ही खत्म कर देंगे, डाइजेस्ट खुद ही कर देंगे। पर वो क्यों करते हैं ऐसा? लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो इन्वॉल्व होता है किसी फॉरेन मटेरियल के डाइजेशन के लिए जो कि सेल के अंदर एंटर कर चुका है, और लाइसोसोम कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं। अगर कोई भी सेल डेड या डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम खुद ही बर्स्ट करके अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज कराकर अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है, और यही रीजन है कि उसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। चलो लिखो लिखो, लाइसोसोम्स lysosomes are the cell organelles involved in the digestion of any foreign material that enters the cell and they contain digestive enzymes and they contain digestive enzymes. In case any cell is dead or damaged, next point लिखे, in case any cell is dead or damaged, the lysosome bursts to release the digestive enzymes. The lysosome burst to release the digestive enzymes in order to digest the cell. In order to digest the cell. सीधी सीधी बात है, और यही रीजन है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। ये खुद को ही मार देता है, जिस घर में रह रहा है उसी घर को खत्म कर देता है, फूंक देता है बिल्कुल। तो सुसाइड कर लिया इसने, क्योंकि खुद भी तो मर गया ना, तो इसीलिए इट इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज होती है सेल के अंदर? इतना इजी क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। कुछ नहीं है इसमें, मैं हर एक सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ा चुकी हूँ और आपको पता भी है कि कहाँ पर सिंथेसिस हो रही है प्रोटीन की। सबसे पहले कैसे क्वेश्चन को समझोगे और कैसे आंसर को फ्रेम करोगे? प्रोटीन पूछ रहा है ना, प्रोटीन के सिंथेसिस कहाँ होती है सेल में, पहले तुम लिखोगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, जो कि बहुत सारे अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है, और ये सिंथेसाइज होता है राइबोसोम्स के अंदर, जो कि छोटे 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 स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और कभी कभी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बोला जाता है। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस। ये करके पूरा आपको इसी तरह से आंसर को फ्रेम करना है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइप ऑफ आंसर यू कैन फ्रेम। लिखेंगे हम सबसे पहले
प्रोटीन्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी मेड अप ऑफ वेरियस अमाइनो एसिड्स, बने हुए हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के। कहाँ सिंथेसाइज होंगे? इनसाइड द राइबोसोम। synthesized inside the राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स क्या है बच्चों? ये राइबोसोम्स क्या है? स्मॉल स्ट्रक्चर्स, स्मॉल स्ट्रक्चर्स present on the cytoplasm of the cell and also on the surface of rough endoplasmic reticulum, and also on the surface of rough एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन है? आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ऑल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी ये कभी कभी प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से उस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। So this is the answer you will write. Make a comparison and write down ways in which plant cells are different from animal cells. ये थोड़ा सा ज्यादा फैंसी कर दिया है इस क्वेश्चन को। बेसिकली आपसे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन का, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे, कुछ भी नहीं तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से एक क्वेश्चन 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा ज्यादा इलैबोरेट करके तुम लोगों को समझाने वाली हूँ। मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। सबसे पहले हम कंपैरिजन के लिए एक टेबल क्रिएट करेंगे और लिखेंगे एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। सबसे पहले एनिमल सेल्स यूजुअली स्मॉल इन साइज होते हैं। एनिमल सेल्स आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, जबकि प्लांट सेल कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज होते हैं। प्लांट सेल्स आर comparatively larger in size, larger in size। एनिमल सेल्स जो है वो चारों तरफ से इनक्लोज्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है। लिखो इनक्लोज्ड by plasma membrane only, cell wall is absent। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होगा, जबकि इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जाती है और थिक सेल वॉल भी पाया जाता है। प्लाज्मा membrane along with thick cell wall
present along with thick cell wall present. ठीक है. साइटोप्लाज्म इनमें लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स कंटेन करते हैं. ठीक है. ज्यादा स्मॉलर वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे पर ज्यादा नंबर में होंगे. ठीक है. साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स. तो सिर्फ यहाँ पर ऐसे लिख दो स्मॉलर वैक्यूल्स. और प्लांट्स में हम लिखेंगे सेंट्रल स्पेस जो है सेल की वो एक लार्ज वैक्यूल से ऑक्यूपाई होती है. सेंट्रल स्पेस ऑफ सेल is occupied by large vacuole. अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट. 5 पॉइंट लिख दोगे बहुत है. चौथा पॉइंट है प्लास्टिड्स आर एब्सेंट. प्लास्टिड्स आर एब्सेंट जबकि इनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं. Plastids are present. Now, the last point that we are going to write about this is they possess, animal cell possesses centrosome with 2 centriole. Cell possesses centrosomes with 2 centrioles. और प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं. तो यहां पर हम लिखेंगे do not contain या फिर plant cells not contain centrioles. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल. एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में बेसिक क्या डिफरेंस है. अब यहाँ पर भी हम एक छोटा सा क्या बना देंगे, टेबल बना देंगे और लिख लो फटाफट से. प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल. नाउ प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है दे आर जनरली स्मॉल. 1 से 10 माइक्रोन इनका साइज होता है. स्मॉल 1 to 10 माइक्रोन. जबकि यूकैरियोटिक सेल के साइज जो है वो लार्ज होते हैं. लार्ज क्या साइज होगा इनके सेल का, लगभग 5 to 100 माइक्रोन तक भी ये रेंज कर जाता है. जो न्यूक्लियर रीजन है वो इनमें प्रोकैरियोटिक सेल में पुअरली डिफाइंड होती है. पुअरली डिफाइंड क्योंकि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और इनके न्यूक्लियर रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. न्यूक्लियर रीजन is poorly defined known as nucleoid. और वहीं दूसरे तरफ न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है और सराउंडेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. न्यूक्लियर रीजन is well defined and surrounded by
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंगल क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल मोर देन वन क्रोमोसोम कंटेन करते हैं। कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ पर कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम। एक और बात, ये वाला क्वेश्चन भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट मोड में एग्जाम में पूछा ही जाएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इज एब्सेंट, और इनमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे। सेवरल टाइप्स ऑफ membrane bound cell organelles are present। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होती है वो फिजन या बडिंग के थ्रू होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू होती है। सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग, जबकि इनमें कैसे होगा, सेल डिवीजन अकर्स बाय माइटोसिस और मियोसिस। सेल डिवीजन अकर्स बाय माइटोसिस और मियोसिस। वेरी इजी, सुपर इजी क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें, बिल्कुल भी कुछ है ही नहीं इसमें, इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन। अब आप लोगों को पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ऑलरेडी हम लोग इस पर क्वेश्चन कर चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बच्चों, इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो चारों तरफ से सेल को सराउंड करती है, राइट। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, चारों तरफ से सेल को सराउंड करती है। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ही ये होता है कि सेलेक्ट करती है पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को कि तुम मटेरियल्स की एग्जिट और एंट्री कर सकते हो सेल में। और अगर इन केस प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगा तो जितने भी सेल के अंदर के कंटेंट्स हैं, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हुए जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे विद द सराउंडिंग मीडियम, और ना सिर्फ अनवांटेड मटेरियल एंटर कर सकेंगे फ्रीली सेल के अंदर, बट यूजफुल मटेरियल बाहर भी चले जाएंगे सेल के बाहर। तो ये बहुत ही सीरियसली डिस्टर्ब कर देगा सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को और सेल की तुरंत डेथ हो जाएगी। ये है इसका पूरा आंसर, ठीक है। चल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होगा, इन केस अगर रप्चर कर जाए, इफ इट रप्चर्स, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले
all the cell contents come in direct contact of surrounding medium। और अगर सारे कंटेंट्स जो हैं सेल के अंदर के सारे कंटेंट्स सराउंडिंग मीडियम में आ गए, सराउंडिंग मीडियम के साथ कांटेक्ट कर लिया उन्होंने, तो इससे क्या होगा, सॉरी, ना सिर्फ अनवांटेड मटेरियल विल बी एबल टू एंटर फ्रीली, अनवांटेड substances would enter freely inside the cell, और उसके अलावा यूजफुल मटेरियल will find a way outside the cell। और इन दोनों रीजंस की वजह से बेसिक जो सबसे बड़ी बात हो जाएगी वो क्या होगा, इट विल डिस्टर्ब द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, it will disturb the metabolic activities of the cell, hence फाइनली हो जाएगा क्या, the cell will die, सेल जो है वो मर जाएगा, यही तो होगा। और क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी सेल का, जो कि चारों तरफ से उसे इनक्लोज करके उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंसेस, फ्रॉम pathogens, from organisms जैसे बैक्टीरिया है and all that. Now what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? अब गोल्जी एपरेटस को थोड़ी सी हाइप चाहिए, तो गोल्जी एपरेटस कहता कि अब मेरे बारे में कुछ लिखो भाई, कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ किसी भी सेल के लिए, और बताओ अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम्हारे सेल को कितना नुकसान होगा या नहीं होगा, जो भी चीज है। तो अगर गोल्जी एपरेटस सेल में नहीं होता तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिंथेसिस है, यानी कि प्रोटीन और लिपिड जो वो सिंथेसिस कर रहे हैं, वो टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल कैरीड आउट नहीं हो पाते, ट्रांसपोर्टेशन उसका नहीं हो पाता। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जब भी कोई सेल ऑर्गेनल तुमसे अटेंशन मांगे ना कि बताओ मेरी इंपॉर्टेंस क्या है तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे सेल के लाइफ में, तो सबसे पहले उसका फंक्शन याद करो कि गोल्जी एपरेटस का फंक्शन एक्चुअल में है क्या। उसका फंक्शन है कि मटेरियल्स की सिंथेसिस करना। कौन सा मटेरियल की, वही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज कर रहा है, रफ वाला प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है और स्मूथ वाला लिपिड सिंथेसाइज कर रहा है, और भी बहुत सारे एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स है, अलग अलग तरह के सिक्रीशंस है जो गोल्जी एपरेटस खुद भी कभी कभी सिक्रीट करता है, सिंथेसाइज करता है। सिक्रीशन, सिंथेसिस और पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ये तीन इंपॉर्टेंट काम होते हैं गोल्जी एपरेटस के, और अगर वो नहीं होगा तो यही तीनों काम बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा सेल के अंदर। ठीक है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन ऑफ द मटेरियल जो कि सिंथेसाइज हो रहा है सेल के अंदर, तो आगे चलकर वो सारे मटेरियल कभी कहीं पर स्टोर ही नहीं हो पाएंगे, स्टोर नहीं हो पाएंगे तो किसी भी तरह की प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी, और लाइसोसोम का भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से सेल ऑर्गेनल वोर्न आउट और इवेंचुअली डेड हो जाएंगे, और इससे फिर अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी, सेल की लाइसिस हो जाएगी अपने आप। तो हर एक ऑर्गेनल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, गोल्जी एपरेटस क्या क्या करता है बच्चों, ये क्या क्या करता है, ये स्टोरेज,
मॉडिफिकेशन, सिक्रीशन और सिंथेसिस। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। तो अगर ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं फॉर सम रीजन, अगर देयर वाज नो गोल्जी एपरेटस, तो बेसिकली होगा क्या, जो भी वॉर्न आउट और डेड सेल ऑर्गेनल्स हैं will ultimately lead to cell death. Worn out and dead cell organelles will ultimately lead to cell death. डन है, क्लियर हो गया यहाँ पर आप लोगों को। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे बच्चों को पता होना चाहिए इसका आंसर। कौन से सेल ऑर्गेनेल को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो करता क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? सेल के अंदर रेस्पिरेशन कराता है। क्या कराता है? सेल के अंदर रेस्पिरेशन, यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आप सबको पता है जब रेस्पिरेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होता है, तो जो एनर्जी रिलीज्ड होती है ना बच्चों बाय माइटोकॉन्ड्रिया, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी वो मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एटीपी को खर्च किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेक न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड परफॉर्म मैकेनिकल वर्क। used to make new chemical compounds and used to make new chemical compounds and perform mechanical work. मैकेनिकल वर्क, ठीक है। और इसी वजह से इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द राइट आंसर विल बी लिपिड कहां पर सिंथेसाइज होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और प्रोटीन कहां पर सिंथेसाइज होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स है। वहां पे क्या है? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे थोड़ा सा आप चाहो तो इसको डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी लिखोगे तो इट विल बी इनफ। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? बताओ। with the help of pseudopodia, जो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है।
तो वो क्या करता है, पहले अपने फूड को इनगल्फ करता है, पहले वो अपने फूड को इनगल्फ करता है, फिर उसे डाइजेस्ट करता है और फिर उसे थ्रो आउट कर देता है। इनगल्फ, डाइजेस्ट, कहाँ पे डाइजेस्ट करेगा, वैक्यूल्स में अपने, और फिर उसे क्या करेगा, थ्रो आउट कर देगा। किसको थ्रो आउट करेगा, फूड के अनडाइजेस्टेड मटेरियल को। व्हाट इज ऑस्मोसिस? नाउ अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज द passage of solvent from region of high concentration to the region of low concentration through a semi permeable membrane. Passage of solvent from region of high concentration to region of low concentration to a semi permeable membrane। ठीक है, ठीक है बच्चों, चल नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of cell division is required for the growth and repair of the body and which type is involved in the formation of gametes। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फिर से, और इसका सही आंसर होगा सबसे पहला जो पार्ट है, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए जो सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होती है उसे हम माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस कहते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट के लिए जो सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होती है उसे हम मियोटिक डिवीजन या मियोसिस कहते हैं, और इसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, रिडक्शनल डिवीजन, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और यहां पर माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। डन, चलो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन अब आपके सामने है, चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मुझे लगता है कि हर एक तरह से, हर एक जगह से सारे टॉपिक को कवर किया गया है, और जिन बच्चों को ये चैप्टर नहीं भी याद आ रहा होगा, मुझे लगता है क्वेश्चंस के फॉर्म में उन्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर ये सेशन आपको यूजफुल लगा, प्रोडक्टिव लगा, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे और कितने नहीं आ रहे थे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।